हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्बिट्रेशन अवार्ड यदि आपके खिलाफ हो गया पास तो फिर उसे कैसे करें चैलेंज, यानी बचाव के आपके पास क्या क्या उपाय बनते हैं। मगर इससे पहले कि हम उन उपायों की बात करें, ये बेहतर होगा कि सबसे पहले आपको ये समझाया जाए कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या है और ये आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है। देखिए, आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंत में जो फाइनल जजमेंट आर्बिट्रेटर द्वारा या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिया जाता है उसी को हम आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं। और आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या है, थोड़ा ये भी समझ लीजिए। जब कोई अनसिक्योर्ड लोन या क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए आपके बैंक के साथ आपका, यानी आप डिफॉल्टर हो जाएं किसी भी रूप में, तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले आपको लोन या फैसिलिटी रिकॉल नोटिस आएगा। आमतौर पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। उस लोन रिकॉल नोटिस में आपसे पूरा पैसा जो भी ड्यू अमाउंट है वो वापस एक साथ मांगा जाता है विद इन 7 डेज या विद इन 15 डेज एज पर बैंक पॉलिसी। उसके बाद इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज का नोटिस आता है, यानी कि भाई आपके हमारे बीच डिस्प्यूट है, इसलिए बैंक नोटिस भेजता है कि हम इस डिस्प्यूट को किसी आर्बिट्रेटर के माध्यम से सुलझाने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार के नहीं इन्वोकेशन। उसके बाद फिर एक और नोटिस आता है जिसमें प्रपोजल दिया जाता है कि भाई ये 5 नाम हैं, इनमें से किसी एक का आप चुनाव करें और उसी को हम सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देंगे और उससे अपना फैसला करवा लेंगे। उसके तुरंत बाद आपको एक और नोटिस मिलेगा अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर, क्योंकि थ्योरेटिकली चीजें अलग हैं और प्रैक्टिकली चीजें कुछ अलग होती हैं। वो प्रैक्टिकली किस प्रकार से बैंक करता है जो कि वास्तव में गलत है, इलीगल है, परंतु फिर भी बैंक वाले इस प्रकार का फ्रॉड करते हैं। उस फ्रॉड के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखना। उसमें बैंक किस किस प्रकार की गलती करता है और उन गलतियों का लाभ किस प्रकार से आप उठाकर बैंक के खिलाफ अपने केस को लड़ सकते हैं, वो डिटेल में उसमें बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही कि बैंक अपॉइंटमेंट कर देता है, उसका नोटिस आपको भेजता है और उसके तुरंत बाद आपको सोल आर्बिट्रेटर के साथ एक नहीं लगातार 3 नोटिस प्राप्त होते हैं। फर्स्ट नोटिस अबाउट स्टार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, देन सेकंड नोटिस एंड देन थर्ड एंड फाइनल नोटिस। और उसके बाद यदि आप अपीयर नहीं होते हैं तो आपको आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है, यानी एक तरफा कार्रवाई का आदेश पारित हो जाता है और बगैर आपकी सुनवाई किए आपके खिलाफ आगे प्रोसीडिंग्स करते हुए बैंक जो है सोल आर्बिट्रेटर जो है वो बैंक को बोलता है कि वो अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो है वो फाइल कर देवे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल होने के बाद आपको मौका मिलता है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तो अगर आप एक्स पार्टी हो गए हैं तो फिर आपको मौका मिलेगा ही नहीं, बट थ्योरेटिकली ये प्रोविज़न है कि अगर आप अपीयर होते हैं तो फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करने का मौका मिलता है। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के साथ ही अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बैंक द्वारा फाइल किया जाता है और इसी प्रकार से आपसे भी ये अपेक्षा रहती है कि आप भी जो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करें तो उसके साथ ही अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फाइल कर दें। फिर भी यदि कुछ रह गया है तो फिर दोनों को मौका दिया जाता है एविडेंस पेश करने का और एविडेंसेस के बाद सीधा कंसिडरेशन या आर्गुमेंट होता है और उसके बाद जो फाइनल जजमेंट है वो आ जाता है जिसको हम आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं। अब प्रैक्टिकली ये होता है कि आपको आमतौर पर कोई नोटिस नहीं मिलता, सीधा आपको या तो आर्बिट्रेशन अवार्ड की कॉपी मिलती है या फिर आपको सीधे एक नोटिस मिलता है कि आपके खिलाफ फला डेट को फला आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास किया था जिसके एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग सेशन कोर्ट में डीजे के समक्ष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एग्जीक्यूशन फाइल कर रहे हैं। आपको कुछ कहना तो कहिए, शो कॉज नोटिस। उस समय अचानक से आप हैरान होते हैं कि अरे ये क्या हो गया, और परेशान भी हो जाते हैं कि अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें। तो आज का जो हमारा विषय है वो बेसिकली यही है कि आपके खिलाफ लीगली या इलीगली अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया जाए, चाहे वो भले ही फ्रॉडुलेंट हो, तो ऐसी अवस्था में
आपके पास क्या उपाय है उससे बचने का और किस प्रकार से आप उससे बच सकते हैं। और उसमें जो मुख्य चीज़ है वो है चैलेंज पिटीशन, यानी इसको चैलेंज करते हुए एक एप्लीकेशन टू सेट असाइड दिस आर्बिट्रेशन अवार्ड आप लगा सकते हैं कोर्ट के समक्ष। तो उसके बारे में अब हम डिटेल से चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड की कॉपी प्राप्त होने के बाद, ध्यान कीजिएगा, ये डेट ऑफ अवार्ड नहीं है, बल्कि वो तिथि जिस तिथि को आपको ये अवार्ड की कॉपी मिली है, उस तिथि से 3 महीनों के अंदर अंदर आपको अधिकार होता है कि या तो आप अपील में चले जाएं या फिर आप इस अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, अपास्त करने के लिए, इसको एक प्रकार से खत्म करने के लिए आप एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष मूव करें। और यदि कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड कोर्ट के पास पावर होती है, वो आपके लिए बढ़ा सकता है लिमिटेशन का, यानी 3 महीने प्लस 30 डेज। अब इसका प्रोसीजरल स्टेप्स क्या हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपने मन बनाया कि मुझे ये अवार्ड जो है चैलेंज करना है, तो सबसे पहले आपको एक नोटिस देना होता है ऑपोजिट पार्टी को। और ऑपोजिट पार्टी इसमें 2 हैं। एक तो वो सोल आर्बिट्रेटर जिसने आपके खिलाफ फ्रॉडुलेंट वे में या विपरीत तरीके से, मतलब ऐसी परिस्थितियों में जो कि आपके पक्ष में नहीं थी या न्यायोचित नहीं थी, ऐसी परिस्थितियों में उसने आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास किया। और दूसरी अपोजिट पार्टी है बैंक या एनबीएफसी, जो आपसे क्लेम कर रहा है पैसों का कि आप उनके पैसों का भुगतान करें। तो इस नोटिस में आपको वो सभी ग्राउंड्स, जिन ग्राउंड्स पर आप चैलेंज करने वाले हैं, यानी एप्लीकेशन टू सेट असाइड दिस अवार्ड फाइल करने वाले हैं, वो सभी ग्राउंड्स आपको इस नोटिस में लिखने होते हैं। ये कंपलसरी है एज पर सेक्शन 34 सबसेक्शन 5। अगर मान लीजिए आप ये नहीं देते हैं नोटिस तो उसके रिपरकशंस होते हैं। तो बेटर ये है कि सबसे पहले तुरंत प्रभाव से आप ये नोटिस दे दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रेशन अवार्ड फाइल करनी है। कैसे फाइल करें, कहाँ डाली जाएगी, अब इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उसका जुरिस्डिक्शन आपको देखना होगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या तो इस प्रकार का कोई कोविनेंट होगा, कोई इस प्रकार की शर्त होगी कि ऑल डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स एट मुंबई, सिविल कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स एट मुंबई। तो अगर इस प्रकार का कुछ प्रोविजन है, मुंबई की जगह कोई और शहर भी हो सकता है, तो यदि इस प्रकार का कोई प्रोविजन दिया है तो आपको वहीं पर, वहां के सेशन कोर्ट में आपको ये मूव करनी होगी। अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन था, यानी जहां पर सोल आर्बिट्रेटर का ऑफिस था, जहां पर की सुनवाई की गई, उस जिले की सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको ये एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। सेशन कोर्ट में इसलिए बोलता हूं कि सभी लोग समझ सकें, आमतौर पर सेशन कोर्ट के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, बट बेसिकली क्योंकि ये सिविल एप्लीकेशन है, सिविल प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान्य होगा, यानी जिला जज। तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन मूव होगी। अब दूसरी बात आती कि डाली कैसे जाए। देखिए, इसमें 3 मेन चीज़ें हैं जिनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पहली बात, चैलेंज पेटिशन, जो कि एफिशिएंटली एंड मेटिकुलसली ड्राफ्टेड होनी चाहिए। उसमें कहीं कोई कमी आपने छोड़ दी तो बाद में आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, एक एफिडेविट इस संदर्भ में लगाना जरूरी होता है कि आपने जो सब सेक्शन 5 की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर दिया है, यानी आपने एक प्रायर नोटिस पार्टीज को, अपोजिट पार्टीज को पहले से भेज दिया है अपनी इंटेंशन के बारे में कि मैं इन ग्राउंड्स के आधार पर आपके द्वारा पारित इस आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज करने वाला हूं। तो इस आशय का एक एफिडेविट वो लगना जरूरी है। और तीसरी चीज जो बेहद जरूरी है वो ये है कि आप साथ में एक स्टे एप्लीकेशन जरूर लगाएं, एप्लीकेशन टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट आर्बिट्रेशन अवार्ड। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई तो कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर पास नहीं करेगा, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टे ऑर्डर पार्टी के पास लिबर्टी है कि वो चाहे तो एग्जीक्यूशन जाके फाइल कर दे।
और अगर एग्जीक्यूशन फाइल हो गई तो फिर बाद में भी आपको लगानी पड़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी आपकी। इसलिए बेटर ये है कि साथ में शुरुआत में ही एक स्टे एप्लीकेशन भी डाल दिया जाए। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो उसी प्रकार से हैं, जैसे कि एक आमतौर पर वाद दायर किया जाता है, शूट फाइल करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें लगती हैं भाई, कोई जो प्रोफॉर्माज हैं वो सारे लगेंगे, नेसेसरी कोर्ट फीस लगेगी, प्रोसेस फ़ी लगेगी, यानी तलबाना के ऊपर जो आमतौर पर 50 रुपए के स्टैंप्स लगते हैं। तो इस प्रकार से वो सारी चीज़ें लगा के प्रॉपर वे में जो फाइलिंग विंडो है उस पर जब ये फाइल देते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका एप्लीकेशन फाइल हो गया। और इसके बाद फिर पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट होकर या तो किसी भी एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है, उसको ये असाइन कर दी जाती है कि आप सुनवाई कीजिए, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, यानी जो सेशन जज साहब हैं, वो खुद, जिला जज जो हैं, वो खुद अपने पास भी रख सकते हैं कि वो खुद ही इसकी पूरी सुनवाई करें। ऐसा होने के बाद अगली बात जो आती है वो ये कि हम किन किन ग्राउंड्स पर इसको चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि आपके मन मर्जी के ग्राउंड्स आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत मान्य नहीं है। मेरे पास बहुत से लोगों के इस प्रकार के क्वेरीज आती हैं कि सर हमने उसको चैलेंज कर दिया, देखिए मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मी बीमार थी, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, या भाई का एक्सीडेंट हो गया था, वगैरह वगैरह, या बच्चे बीमार थे। तो दीज आर नॉट द ग्राउंड्स टू चैलेंज एनी आर्बिट्रेशन अवार्ड। ये मान्य ग्राउंड्स नहीं है, और ऐसी ग्राउंड्स के आधार पर यदि आप कोई चैलेंज पिटीशन फाइल करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलने वाली। तो एज पर एक्ट, एज पर लॉ, जो वैलिड ग्राउंड्स हैं वो 10 ग्राउंड्स हैं, वो सारी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। परंतु उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ग्राउंड्स हैं, ये इनको किस आधार पर आप प्रूव करेंगे। तो यहां पर इसमें एक्ट में ये साफ सा प्रावधान दिया हुआ है कि दीज मस्ट बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। जो रिकॉर्ड मौजूद है ट्रिब्यूनल के पास, यानी सोल आर्बिट्रेटर के पास, तो उसी रिकॉर्ड को आधार बनाकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चैलेंज पिटीशन फाइल करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सोल आर्बिट्रेटर के पास वास्तव में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उपलब्ध हैं, किस किस प्रकार से कार्यवाही हुई है। इसलिए चैलेंज पिटीशन से पहले वो सारी अपनी आवश्यकताएं अवश्य पूर्ण कर लें। अगर मालूम नहीं हो तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उसको आप देखेंगे, आपको वो डिटेल्स पता लग जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि वो 10 ग्राउंड्स कौन सी है। पहली ग्राउंड है कि ए पार्टी वाज अंडर सम इनकैपेसिटी। किसी भी कारणवश आपको इनकैपेसिटेट, अक्षम कर दिया गया कि आप उसमें अपीयर ही ना हो पाए। कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए आपको नोटिस ही नहीं भेजा गया, आपको मालूम ही नहीं चलने दिया कि भाई कोई आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ हो रही हैं। सेकंड है नॉन वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कि जिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के आधार पर वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स की गई हैं, असल में वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड था फॉर वेरियस रीजंस। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारे दिए हुए हैं, उनको भी आप चाहेंगे तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर वो इनवैलिड है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो उस अवस्था में भी आप उसको एक आधार बना सकते हैं, ग्राउंड बना सकते हैं। थर्ड है नॉन गिविंग ऑफ प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर नोटिस अबाउट 2 थिंग्स, 2 प्रकार की। क्या क्या? एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर का प्रॉपर नोटिस ना मिला हो, दूसरा आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कब किस डेट को शुरू होने वाली है इसके बारे में प्रॉपर नोटिस ना मिला हो, तो उस अवस्था में भी ये भी ग्राउंड बनता है। अगला 4th ग्राउंड है पार्टी वाज अनेबल टू प्रेजेंट हिज केस ओविंग टू सर्कमस्टेंसेस विच वर नॉट अंडर हिज कंट्रोल। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जो परिस्थितियां उस पार्टी के खुद के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। जैसे मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए वो कैंसर से पीड़ित हो गया, मान लीजिए उसका कोई वाइटल ऑर्गन का कोई ऑपरेशन हो गया और वो सक्षम ही नहीं था, और बैंक ने सुनवाई नहीं की। आपने सोल आर्बिट्रेटर को भी अप्रोच किया, आपकी कोई सुनवाई नहीं, आपकी बात को अमान्य करते हुए एक्स पार्टी अवार्ड पास कर दिया। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियां जो कि आपके अधिकार में नहीं थी परंतु हो गई, और जिसके कारण आप अनेबल हो गए, आप इस योग्य ही नहीं रहे कि आप वहां जाकर प्रेजेंट हो सके, ये भी एक ग्राउंड है।
पांचवा ग्राउंड बनता है अवार्ड बीइंग अबाउट समथिंग अल्ट्रा वायरस द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जैसे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मान लीजिए 5 चीजें दी हुई भी, अगर इस प्रकार के डिस्प्यूट्स हुए तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हुए उससे हम अपना फैसला करवा लेंगे। मान लीजिए उन 5 के अलावा कोई छठी चीज है डिस्प्यूट में, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज हो गई। ऐसी अवस्था में भी उस अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है। और छठी ग्राउंड है कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल was not in accordance with the agreement of the parties। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किस प्रकार का होगा, कितने सदस्यों का होगा, कहां होगा, इन सब के बारे में आमतौर पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में या तो मेंशन करना होता है या दोनों पार्टीज की सहमति इस पर पहले से बनाई जाती है। ये दोनों ही काम मान लीजिए नहीं हुए हैं तो ये भी एक ग्राउंड ऑफ चैलेंज बनती है। अगला 7th पॉइंट है आर्बिट्रल प्रोसीजर वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। जो सीपीसी है यानी सिविल प्रोसीजर कोड या कोई भी अन्य कानून इस पर लागू नहीं है। ऐसे में सेक्शन 19 बोलता है कि प्रोसीजर वो होगा जो कि दोनों पार्टीज की सहमति से हो। अब वो सहमति की नहीं गई, आमतौर पर की भी नहीं जाती, तो ऐसी अवस्था में सेक्शन 19 रेड विद सेक्शन 34 आपको ये राइट बन जाता है कि इस ग्राउंड पर भी आप इसको चैलेंज कर सकें। 8वां पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट थ्रू आर्बिट्रेशन। यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस लायक नहीं है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से उसको डिसाइड किया जा सके। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक केस में बैंक वालों ने, किसी ऑफिशियल ने एक फर्जी साइन क्लाइंट का किया हुआ था, यानी वो साइन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था उसके डॉक्यूमेंट से। तो ऐसी अवस्था में फ्रॉड हो गया और फ्रॉड इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी। और ऑफेंस कोई भी हो, क्राइम कोई भी हो, उसको सिविल तरीके से किसी भी सिविल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड नहीं किया जा सकता, केवल क्रिमिनल कोर्ट्स कर सकती हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि मान लीजिए मैटर को आप आर्बिट्रेटर के माध्यम से सोल्व करवाना चाहें तो दैट इज नॉट एज पर लॉ। ये जो 8वीं ग्राउंड मैंने बताई कि डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट थ्रू आर्बिट्रेशन, ये उसमें कवर होती है। तो ऐसी अवस्था में ये भी एक ग्राउंड बनती है। 9th है अवार्ड बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया वैसे तो आमतौर पर यूं लगेगा यार ये तो वेग टर्म हो गई, बट वेग नहीं है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द अवार्ड वाज इंड्यूस्ड और अफेक्टेड बाय फ्रॉड और करप्शन। मान लीजिए सोल आर्बिट्रेटर बैंक से मिला हुआ था, बैंक ने उसे कुछ ऐसा लाभ पहुंचाया जिसके कारण वो लालच में आकर, या उसके ऊपर कोई दबाव है जिस कारण वो इम्पार्शियली बिहेव नहीं कर पा रहा, यानी भय या लालच या फ्रॉड, इसके तहत किसी प्रकार से उसको इंड्यूस किया गया है अवार्ड को। बी इफ इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ। फंडामेंटल पॉलिसी क्या है कि जो जज है नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। तो अगर मान लीजिए कोई बैंक का ही व्यक्ति सोल आर्बिट्रेटर बनाकर उससे पास करवा लिया गया अवार्ड आपके खिलाफ, तो इम्पार्शियलिटी कहां हुई? पार्शियलिटी हो गई ना। तो इसलिए दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट फंडामेंटल पॉलिसीज। सी है इफ इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मोस्ट बेसिक नोशंस ऑफ मोरालिटी और जस्टिस, यानी जो न्याय के सिद्धांत हैं या जो एथिक्स हैं उनके खिलाफ जाकर अवार्ड को पास कर दिया गया। तो इस प्रकार की अगर परिस्थितियां हैं तो यह माना जाएगा कि अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो यह भी एक ग्राउंड बनेगी। और 10वीं और लास्ट ग्राउंड बनती है इफ द अवार्ड इज विशिएटेड बाय पेटेंट इलीगलिटी अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड, यानी कोई ऐसी इलीगलिटी है जो साफ साफ नजर आ रही है, अवार्ड को पढ़ते ही पता लग रहा है अरे ये तो गलत है। तो ऐसी अवस्था में फिर कोर्ट सोल आर्बिट्रेटर को टाइम देगी कि आप विद इन जो भी टाइम दे, विद इन से 6 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स, जो भी टाइम दिया, विद इन दैट पीरियड आप उन परिस्थितियों को जिनको कि ग्राउंड ऑफ चैलेंज बनाया गया है
उनको आप दूर कीजिए और दूर करके फिर अवार्ड लेकर आइए। अगर मान लीजिए सोल आर्बिट्रेटर ये नहीं कर पाता है तो भी ये जो अवार्ड है उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा। तो ये 10 ग्राउंड्स बेसिकली हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि ये डायरेक्शन है एक्ट में कि कोर्ट मस्ट डिसाइड इट विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने यानी 1 साल के अंदर। बट उससे प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान होगा चेक बाउंस के मामले में भी 6 महीने का पीरियड बताया गया है, बट प्रैक्टिकली 2-2.5 साल का समय लग जाता है। ऐसे ही इसमें भी, क्योंकि शुरुआत में 2-3 महीना नोटिस पर लग जाता है, फिर नोटिस के बाद रिप्लाई पर फिर 2-3 डेट्स निकल जाती हैं, उसके बाद फिर स्टे एप्लीकेशन के कंसिडरेशन पर टाइम निकलता है, फिर एविडेंसेस पर निकलता है, ऐसे करके वो लंबा प्रोसेस निकलता है और इसमें आमतौर पे 2-2.5 साल का समय लग जाता है। मान लीजिए ये 2-2.5 साल का समय निकल गया आपका और फिर भी बैंक ने सेटलमेंट नहीं किया। आमतौर पर ऐसा होता है कि भी जैसे ही चैलेंज पिटीशन एफिशिएंटली ड्राफ्टेड अगर आपने फाइल कर दिया, बैंक वालों को लग जाता है लीगल टीम को कि इसमें अब लंबा समय लगने वाला है, तो फिर वो सेटलमेंट का प्रयास करते हैं और आमतौर पर 20-25% में, कई बार 13-14% में ही मामले को सेटल कर लेते हैं। परंतु बाई चांस यदि ऐसा नहीं हुआ तो, और मान लीजिए जो इसका फैसला है कोर्ट का वो भी आपके खिलाफ आ गया, देन यू शुड गो टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसकी अपील करें, बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि हाई कोर्ट्स में ये देखा गया है कि आमतौर पर रिलीफ मिलता है और आप हाई कोर्ट में उसको प्लीड करेंगे, उसमें भी आपका आराम से 3-4 साल का टाइम निकल जाएगा। और तब तक जो बैंक की रिकवरी टीम है वो अपना धैर्य खो देगी और फिर वो फटाफट आपसे सेटलमेंट करेगी। और जो मामला मान लीजिए आपका 5 लाख का था, 5 लाख की बजाय हो सकता है कि भी आपका लगभग 1 लाख के आसपास में आपका पूरा मामला सेटल हो जाए। तो इस प्रकार से करने से अवार्ड को चैलेंज किया जा सकता है। अवार्ड को चैलेंज करें, अवार्ड पास भी हो गया हो तो आप घबराएं नहीं। और अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की कठिनाई ऐसा करने में आपके सामने आए तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो इस पूरी वीडियो के लास्ट में एक स्लाइड दी है उसमें मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ध्यान दीजिए, आपको वॉइस कॉल बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास समय की तंगी होती है। आप अपना नाम, अपना पता और किस कारण से आप मुझे संपर्क कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, जो भी आपकी क्वेरी है या आपको हेल्प चाहिए, जो भी स्थिति है वो थोड़ा सा लिख दें। जैसे भी आर्बिट्रेशन के बारे में, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया, मदद चाहिए। इस प्रकार से जो भी आप एक अपना मैसेज छोड़ दें, उसके बाद में व्हाट्सएप पर ही आपको रिप्लाई कर दूंगा और जैसी जो आवश्यकता होगी उसके मुताबिक आपकी जो हेल्प बन पाएगी मैं प्रयास करूंगा ऑनलाइन आपको वो सारी हेल्प कर सकूं। और अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बैंक की ज़्यादतियों से बहुत परेशान चल रहे हैं और उनको कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपका ये छोटा सा कार्य ऐसे बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मदद बन सकती है। धन्यवाद।